जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपका सभी इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है, जो किस उपकरण से भूकंप मापा जाता है। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अर्थक्वेक, यानी किस उपकरण का उपयोग करके हम अर्थक्वेक को मापते हैं, उसका मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका थर्मामीटर। तो थर्मामीटर से आपको पता हो कि हम ताप का मापते हैं, ये तापमापी यंत्र हो जाता है। इससे हम बुखार फीवर वगैरह को मापते हैं, ह्यूमन बॉडी में नॉर्मली नापा जाता है। फिर अगर हम बात करें ऑप्शन सेकंड का, तो ये सिस्मोग्राफ है। इससे हम आपका भूकंप को मापते हैं, भूकंप मापी ये हो जाता है सिस्मोग्राफ। उसके बाद अगर हम नंबर थर्ड देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, तो ये है बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, वायुमंडल में दाब कितना है वो मापा जाता है। फिर ऑप्शन डी है, ये हो जाता है विद्युत धारा का मापक। इससे हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या करते हैं, इससे मापते हैं। तो ये आपका हो गया, फर्स्ट का आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, जो मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्टेपस, उसके बाद नंबर सेकंड है फीमर, फिर नंबर थर्ड है टिबिया, और नंबर फोर आपका रेडियस। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो इसका आंसर यही हो जाएगा स्टेपस या स्टेपिस। इसे कहता है ये हड्डी जो आपका कान में पाया जाता है। कान में मुख्य 6 हड्डी पाए जाते हैं, 3-3 जोड़ी करके, यानी कि 3 जोड़ी 2-2 करके 3 जोड़ी पाए जाते हैं। फिर अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो फीमर है। फीमर आपकी जो है ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी जो है आपका हड्डी हो जाती है, जो कि जांघ में पाया जाता है, यानी कि पाँव में पाया जाता है। फिर हम बात करें ऑप्शन नंबर है टिबिया, ये भी आपका पैर की हड्डी हो जाती है। फिर आपका रेडियस है, रेडियस से ये आपका हाथ का हो जाता है। ये आपका टिबिया पाँव का हो जाता है, और जो है ये आपका हाथ का हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर इसका फर्स्ट हो गया, कान की हड्डी पूछ रहा था, स्टेपिस हो जाता है सबसे छोटी हड्डी। फिर अगर हम बात करें 2 के बाद नंबर थर्ड पे, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले ऑप्शन है आपका क्षोभमंडल, अगर या जिसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। अगर हम बात करें क्षोभमंडल की, तो क्षोभमंडल में जो मौसम संबंधित जो भी घटनाएं होती है, मौसम संबंधी यानी कि बादल का गरजना या वर्षा का होना, बिजली कड़कना, तो मौसम संबंधी जो भी घटना होती है वो आपका क्षोभमंडल में हो जाता है। फिर अगर हम बात करें ऑप्शन सेकेंड समताप मंडल पे, समताप मंडल में क्या होता है, जो वायुयान जो चलता है आपका, ये आपका समताप मंडल में चलता है। यहाँ का तापमान जो होता है बराबर होता है, घटता बढ़ता नहीं है, समान तापमान होता है, इसलिए इसे समताप मंडल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे वायुयान चलता है। और इसी में हम बात करें ओजोन परत, तो समताप मंडल में ही आपका ओजोन परत भी पाया जाता है। अगर हम बात करें ओजोन परत की, तो ये O3 से बना होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बना होता है ओजोन। और ये क्या करता है, हमें सूर्य से आने वाली जो UV रे होती है, अल्ट्रावायलेट रे होती है, इससे हमें क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, बचाती है, जिससे कि हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियाँ नहीं होती है, स्किन प्रॉब्लम जैसी बीमारी नहीं होती है। फिर आपका मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर था, तो ये आपका नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। आगे आप देखते हैं 3 के बाद नंबर 4 पे। नंबर 4 आपको पूछ रहा है दाब यानी कि प्रेशर के बारे में। जो प्रेशर की फॉर्मूला दे रखा है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रेशर के अगर हम फॉर्मूला की बात करें, प्रेशर होता क्या है, ये हो जाता है बलबट्टा में आपका एरिया है। बलबट्टा में एरिया यानी कि कितना बल लगा रहे हैं और कितना एरिया पर लगा रहे हैं, तो ये आपका दाब का फॉर्मूला हो जाता है। और ये दोनों जो है बल और एरिया एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु पर हम कितना बल लगा रहे हैं, ये और एरिया कितना लगा रहे हैं, दोनों अपोजिट हो जाएगा। अगर एरिया जो है ज़्यादा है तो वहाँ पे आपका बल कम लगेगा, वही अगर एरिया कम है तो वहाँ पे बल ज़्यादा लगेगा। जैसे हम क्रिकेट स्टंप को गाड़ते हैं, तो कुछ इस प्रकार से क्रिकेट स्टंप रहता है, या किसी कील को किसी दीवार में हम ठोकते हैं, उस समय जो कील की एरिया जो होते हैं वो नुकीला बनाया जाता है, ताकि एरिया उसका कम हो जाए और कील आसानी से दीवार में ठुक जाए। तो यही कारण होता है। और इसका अगर बात करें आंसर का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलबट्टा में क्षेत्रफल हो जाएगा दाब का या प्रेशर का। दाब की फिर अगर हम बात करें क्या कहते हैं उसको यूनिट की, जो किस में मेजर करते हैं, तो ये पास्कल हो जाता है, पास्कल में इसको मापते हैं। और पास्कल जो होते हैं इसका SI यूनिट हो जाता है। फिर आगे देखते हैं 4 के बाद नंबर 5 पे। नंबर 5 है, जो किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। कुछ गैस इज नोन एज लाफिंग गैस। ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये आपका ग्रीन हाउस गैस को ज़्यादा, मतलब ग्रीन हाउस गैस में जो है सर्वाधिक इफेक्ट करने वाली यही गैस हो जाती है। फिर आपका ऑप्शन सेकंड है इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन अगर सी की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड है, इससे जो है आपका एसिड रेन होता है, यानी कि अम्लीय वर्षा होता है, अम्लीय वर्षा कारक हो जाता है। और फिर आपका नंबर डी है, जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट और फोर्थ तो नहीं होगा इसका आंसर। अगर हम फर्स्ट और थर्ड नहीं होगा, अगर हम बात करें 4 और सेकेंड में, यानी कि बी और
डी में, तो इसमें जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होकर नाइट्रस ऑक्साइड होता है, यानी कि NO2 जो होता है वो हो जाता है, जिसे कहते हैं लाफिंग गैस, यानी कि हंसाने वाली गैस होती है। ये गैस को अगर हम किसी इंसान के सामने अगर खुले में छोड़ दें तो वो क्या होता है, इंसान हंसने लगते हैं। और साथ ही साथ इसके में आपको ये भी याद रखना है, इसका जो है अगर डोज बढ़ा दिया जाए तो ये आपका मानव को इससे अचेत भी आ जाते हैं, मानव बेहोश भी हो जाती है, मनुष्य इससे बेहोश भी हो सकती है। ये गैस है हंसाने वाली गैस, मिसयूज भी हो जाती है इसका। ठीक है, नंबर 5 के बाद हम बात करते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 है जो निम्न से जो है कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि कौन सा रिएक्शन के बारे में पूछा है जो हुई ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर H2O वाटर, और प्लस में आपका जो सनलाइट होता है वो सनलाइट जो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो प्रकाश लेकर हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे प्रकाश लेकर क्या करते हैं, अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इसमें जो सूर्य का जो लाइट होता है उससे ऊर्जा मिलती है और इसमें ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है तो ऊष्माक्षेपी नहीं होता, ऊष्माशोषी हो जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा। अगर हम बात करें नंबर सेकंड श्वसन की, तो श्वसन इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पूछा था तो ये श्वसन ही हो जाएगा। श्वसन में होता क्या है, जो हमें ग्लूकोज टूट के हमें क्या करता है, तो ऑक्सीजन और प्लस में आपका H2O और प्लस में जो आपका ATP के रूप में हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये ऊर्जा मिलती है इसलिए हमें इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा मिलती है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो होती है जैसे प्रकाश संश्लेषण, इसमें ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। अगर हम फिर आगे ऑप्शन सी की बात करें, इसमें वाष्पीकरण कहता है। वाष्पीकरण क्या होता है, किसी द्रव को या किसी लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो ये गर्म होकर गैसीय अवस्था में बदलती है, उसे इस इवेपोरेशन या वाष्पीकरण कहा जाता है। फिर ऑप्शन आपका डी है। अगर हम डी की बात करें, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के बारे में पूछ रहा है, तो ऊर्ध्वपातन जो है BPSC में इस बार पूछा गया क्वेश्चन था। इसमें डायरेक्ट पूछा था जो निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पूछा था, जो किसी ठोस को हम गर्म करते तो गैसीय अवस्था में डायरेक्ट बदल जाती तो क्या कहलाती है, तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन में किसी हम ठोस को गर्म करते तो वो सीधा क्या होता है, गैस में बदल जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, जैसे कि कपूर हो जाता है और आयोडीन हो जाता है, ऐसे कुछ 2-4 और इसके और भी एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, तो ये आपको याद रखना। नंबर 6 हो गया। नंबर 6 के बाद हम चलते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 पूछ रहा है आपका जो प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होती है, यानी कि विच कलर ऑफ लाइट शोज मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन के लिए हम याद रखते हैं एक ट्रिक में बेजानी हपी नाला करके, बेजानी हपी नाला, जिसमें मतलब बैगनी शुरू में आ जाता है और लाल जो होता है लास्ट में आ जाता है। इसी को विभिग्योर करके भी याद रखा जाता है, यानी कि वायलेट से शुरू होकर लास्ट में ये रेड पे जाके एंड हो जाता है। इसी के अकॉर्डिंग हम अपवर्तन का देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। जो बैगनी सबसे पहले आता है तो इसका अपवर्तन अधिक होता है, वो लाल सबसे लास्ट में आता है तो लाल का अपवर्तन कम होता है। इसमें लाल, फिर आपका पीला, हरा और बैगनी, ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें पूछा था जो अधिक अपवर्तित किस रंग का होता है, तो सबसे अधिक जो अपवर्तन होता है वो बैगनी का हो जाता है, सबसे कम पूछा जाता है तो ये लाल होता है। क्योंकि जब हम किसी प्रिज्म से सफ़ेद जो होती है सफ़ेद रंग या वाइट लाइट इसे हम निकालते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये 7 रंग में ही सबसे ऊपर में लाल होता है और सबसे नीचे में बैगनी होता है, यानी कि बैगनी का सर्वाधिक अपवर्तन हो जाता है और लाल का सबसे कम अपवर्तन होता है। फिर 7 के बाद आगे हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 8 है। 8 के अलावा जो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। अगर हम बात करें नंबर फर्स्ट Bn की, तो Bn को थायमिन कहा जाता है। फिर अगर हम बात करें विटामिन B6 की, तो विटामिन B6, तो विटामिन B6 का नाम है जो पैराडॉक्सिन हो जाता है। फिर आगे हम बात करें ये पैराडॉक्सिन हो जाएगा। अगर हम बात करें इसका विटामिन B12 का, इसे साइनोकोबालामीन कहते हैं, इसमें ही कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये नॉर्मली इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है जो विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसमें आपका कोबाल्ट धातु पाया जाता है। अगर फिर आगे ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो पूछ रहा है विटामिन सी। जो विटामिन सी की हम बात करते हैं इसे एस्कर्बिक एसिड कहते हैं, इसका रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड हो जाता है। अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो ये खट्टों में फल में पाया जाता है, जैसे आपका नींबू हो जाता है, संतरा हो जाता है और आंवला हो जाता है। ये निम्नलिखित कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें विटामिन आपका सी पाया जाता है। तो ये आपका हो गया 8 के बाद हम चलते हैं नंबर 9 पे। 9 कह रहा है जो धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, यानी कि कोई मेटल है, मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो नॉर्मली आपको याद रखना है जो किसी भी धातु का अगर हम किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, यानी कि निकलता है हाइड्रोजन गैस। इसके बेस पर हम देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी नहीं होगा और ऑप्शन सी भी नहीं होगा, बच जाता है ऑप्शन डी, सॉरी सी हाइड्रोजन था, डी नहीं होगा, सी बच रहा है। सी और 1 बच रहा है। ए और सी में अगर हम देखें तो दोनों में हाइड्रोजन है
और हम आगे हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई Fe है यानी कि आयरन है, उसका हम HCl के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो FeCl बना लेता है और जाके जो है हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करता है। तो हाइड्रोजन तो दोनों में ऑप्शन है, लेकिन FeCl2 की बात कर ले तो ये क्षार नहीं होकर लवण बनाता है, इसलिए ऑप्शन पहला आपका आंसर हो जाएगा। लवण प्लस में हाइड्रोजन यानी कि साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। नॉर्मली आपको ये याद रखना है, पूछा जाता है कभी कभी, जो किसी धातु को अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सा गैस निकलती है, तो ये आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये आपको याद रखना है। तो 8 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 9 का आंसर हो जाएगा नंबर ए, यानी कि लवण और हाइड्रोजन बनेगी किसी धातु को अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो अब नंबर देखते हैं 9 के बाद नंबर 10 कह रहा है जो ओम के नियम किसके बीच संबंध बताता है। ओम्स लॉ के रिलेशन के बारे में पूछ रहा है। तो ओम्स लॉ की हम बात करें तो हम इसे विद्युत धारा चैप्टर में पढ़ते हैं, तो ये बल और द्रव्यमान इसमें तो नहीं होगा। फिर अगर उष्णताप की बात करें तो इसमें भी नहीं होगा। फिर कार्य और ऊर्जा की बात करें तो इसमें भी नहीं होगा। तो इसका तो आंसर आपका बी ही हो जाएगा। अगर हम और बात करें, अगर ओम के नियम कहता क्या है, तो ओम के नियम कहता है जो भी यानी कि जो वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहले तो ये कहता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का हो जाता है, आई का हो जाता है। और वही अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घटाते हैं तो भी जो होता है इक्वल्स टू हो जाता है किसके, आई, और एक कांस्टेंट आ जाता है आर, यानी कि भी इक्वल्स टू आई आर हो जाता है, जहाँ पे भी वोल्टेज हो गया, आई करंट हो गया, आर की बात करें तो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध हो जाता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच में क्या करते हैं, संबंध को बताते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है नंबर 11। अब ये क्वेश्चन आपका HW के रूप में रहेगा, जिसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ते रहा। क्वेश्चन कह रहा है लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस के पावर की यूनिट क्या होती है, आपको बताना। वाट होता है या डायोप्टर होता है या जूल होता है या पास्कल होता है, कमेंट में बताना है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।